हेलो ऑल, आई एम विधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5th का जो चैप्टर नंबर 18 है, दैट इज द एनवायरनमेंट एंड अस। इस चैप्टर को, इस चैप्टर में हम बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, मतलब जब हम पेड़ काट देते हैं तो क्या होता है, फिर उसके बाद में पोल्यूशन क्या होता है, पोल्यूशन के अलग अलग इफेक्ट्स क्या है, हम कैसे पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, हमारा एनवायरनमेंट है उसके लिए क्या रोल होना चाहिए, मतलब हम हमारे एनवायरनमेंट को कैसे अच्छा रख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी अलग अलग चीजें हम पढ़ने वाले हैं। सो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो सभी बच्चे जल्दी जल्दी, और इस वीडियो को आप लोगों ने एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि इसके एंड में मैं आप लोगों को पूरा इसका जो पूरा एक्सरसाइज है वो सब कुछ हैंड रिटन नोट्स के साथ देने वाली हूँ। तो आप जल्दी जल्दी आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, सो देखो, सबसे पहली चीज क्या है, द एनवायरनमेंट एंड अस। हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, उसमें हमारा रोल क्या है, ये बहुत सारी चीजें हम अभी पढ़ने वाले हैं। ओके, सो देखो, सबसे पहला टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है। अभी देखो, हम लोग क्या करते हैं, हम बहुत सारे पेड़ कट करते हैं। मतलब जैसे अभी अगर आप लोगों को मैं एक एग्जांपल दूं तो देखो, ऐसा बहुत एक मतलब एक अभी जैसे बहुत सारे लोग जो पुणे में रहते हैं उनको एक चीज पता रहेगी कि हिंजवाड़ी करके अगर आप लोगों को एरिया पता है, तो पहले ये जो एरिया था ये क्या था, पहले ये पूरा जो एरिया था ये सिर्फ जंगल था, यहाँ पे सिर्फ पेड़ थे। लेकिन अभी वहां पे अगर आप जाओगे हिंजवाड़ी में तो आपको क्या दिखेगा, सिर्फ बिल्डिंग्स दिखेंगे, आपको पेड़ दिखेंगे ही नहीं। मतलब है ऑब्वियसली, लेकिन बहुत कम। क्यों? बिकॉज वहां पे लोगों ने क्या किया, उनकी जरूरत थी। ओके, बहुत सारे लोग पुणे में हैं, फिर उनकी जरूरत थी जॉब करने की, फिर जॉब करने के लिए उनको ऑफिस चाहिए थे, तो उन्होंने क्या किया, ऐसी जगह जहाँ पे क्या था, बहुत सारे पेड़ थे, उन पेड़ों को काट दिया, उस लैंड को थोड़ा सा अच्छा किया और वहां पे उन्होंने क्या कर दिए, ऑफिस बिल्डिंग्स बना दी। ऐसा बहुत सारी जगह पे होता है, तो वही होता है डिफॉरेस्टेशन। समझते हैं डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन क्या है। देखो, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज नाउ क्लोज टू 600 करोड़। हमारी जो दुनिया है इसकी पॉपुलेशन कितनी है, 600 करोड़, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है। ओके, सो मैन इज डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी टू मीट ऑल द नीड्स ऑफ दीज पीपल, राइट। इंसान क्या कर रहा है, बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजीज बना रहा है। क्यों बना रहा है, तो हमारी जो नीड्स है इनको पूरा करने के लिए हम अलग अलग टेक्नोलॉजीज बना रहे हैं, राइट। अभी यहाँ पे क्या है, एंड इज यूजिंग अप मोर एंड मोर लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर दिस पर्पस। अगर उसे कुछ नई टेक्नोलॉजी बनानी है तो उसे क्या करना पड़ेगा, ज्यादा लैंड लगेगी, लैंड के साथ साथ उसको वाटर लगेगा, मे बी और बहुत सारे अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेस लगेंगे। तो ये सभी का यूज करके ये सारी चीजें की जाती है, राइट। तो अभी यहाँ देखो क्या दिया है, ओपन स्पेसेस आर रिक्वायर्ड ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। इसके लिए क्या चाहिए, ओपन स्पेसेस चाहिए, खुली जगह चाहिए, ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, बहुत ज्यादा अमाउंट में, फॉर एग्रीकल्चर, हाउसिंग, इंडस्ट्री, उसके बाद में फॉर बिल्डिंग रोड्स एंड रेलवेज। ये सारी चीजों के लिए हमें क्या चाहिए, बहुत सारी जगह चाहिए, रास्ते बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, रोड्स, रेलवेज, सब कुछ बनाने के लिए वही दिया है। सो फॉरेस्ट आर कट डाउन टू मेक प्लेस फॉर दैम। तो ये चीज करने के लिए क्या किया जाता है, फॉरेस्ट जो होते हैं, जो बड़े बड़े जंगल हैं, उनको लोग कट कर देते हैं और फिर वहां पे ये सारी जगह बनाते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को हिंजवाड़ी का एग्जांपल दिया, पुणे में, आप जो रीजन से हो वहां पे भी कुछ ना कुछ ऐसे हुआ ही रहेगा। आप कभी पूछना, आपके दादा दादी जो है उनको पूछना कि यहाँ पे पहले इतनी सारी जगह थी क्या, मतलब ऐसे जंगल वंगल, मतलब जहाँ पे अभी बहुत सारे लोग रहते हैं, पहले वहां पे जंगल हुआ करते थे। तो आप क्या करोगे, आपके दादा दादी को पूछोगे कि हम जहाँ पे रहते हैं वहां पे भी ऐसे कोई रीजन था क्या, ऐसे आप पूछना उनको कि पहले वहां पे जंगल था, अभी वहां पे लोग रहने लगे, ये सारी चीजें। ओके, सो देखो क्या दिया हुआ है, मार्शी और लो लेइंग एरियाज आर फिल्ड टू रिक्लेम द लैंड। ये जो लैंड है इसको अच्छा करने के लिए, मतलब जो मार्शी मतलब ऐसे थोड़ा सा खराब लैंड का जो टुकड़ा होता है उसको क्या किया जाता है, उसको पहले अच्छा कर देते हैं और फिर वहां पे इंडस्ट्रीज, घर वगैरह ये सारी चीजें बनाते हैं। ओके, अभी देखो क्या दिया है, द एनवायरमेंट प्रोवाइड शेल्टर टू डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग थिंग। लेकिन जब हम ये सारा फॉरेस्ट को कट वगैरह करते हैं, ये सब चीजें करते हैं, तो हम एक चीज भूल जाते हैं कि ये जो एनवायरनमेंट है ये सिर्फ हम इंसानों के लिए नहीं है, ये तो प्लांट्स, एनिमल्स, फिर उसके बाद में ये जो अलग अलग बर्ड्स, इंसेक्ट्स, इन सभी के लिए भी है। जब हम हमारी जरूरतों के लिए ये जो फॉरेस्ट है इसको कट कर देते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर जो बहुत सारे अलग एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स ये रहने वाले हैं, इन सभी का जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। देखो क्या दिया हुआ है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन फॉरेस्ट
Birds build their nest in trees. Animals like the bear, deer, monkey, elephant, tiger all live in the forest. That is, they find their shelter in the forest. Right? ये सभी लोग कहाँ पे रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं. अभी जब हम क्या करते हैं, इन फॉरेस्ट को कट कर देते हैं तो क्या होता है? देखो, all their needs are met in the forest. If forests are reduced, biodiversity is also depleted. अगर हम इन फॉरेस्ट को कट कर दे तो क्या होगा? ये जो प्लांट्स है, ये जो एनिमल्स है, इनकी जो डाइवर्सिटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. राइट? इसी के लिए तो हम बोलते हैं ना कि टाइगर्स अभी खत्म होने वाले हैं, जो राइनासोर्स थे वो खत्म हो गए. ये सारी चीजें ये क्यों हुआ? बिकॉज यही चीज, जहाँ पे वो रहते थे हमने उनकी जगह ही ले ली रहने की. फिर अगर उनके पास रहने के लिए जगह ही नहीं है तो वो कैसे रहेंगे? तो फिर वो खत्म हो जाते हैं. ये सारी चीजें होती है. ओके, अभी देखो क्या दिया हुआ है. इफ अ डैम इज बिल्ड एट अ पर्टिकुलर प्लेस, व्हाट चेंजेस विल बी सीन इन द एनवायरमेंट. अगर कोई एक जगह है वहां पे आपने डैम बना दिया तो क्या होगा? उसके उधर क्या चेंजेस होंगे? तो देखो, सबसे पहले तो वहां पे जो लोग रह रहे हैं लोकल, उनको इसकी दिक्कत हो सकती है. फिर अगर आप डैम बनाते हो तो डैम मतलब क्या है? वो पानी के अंदर रहेगा. तो वहां पे जो एक्वेटिक लाइफ है, जो फिशेस है या फिर जो भी उस पानी के अंदर रहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, वो क्या हो जाएंगे? वो सब कुछ अफेक्ट हो जाएंगे. उनकी जो लाइफ है, उनका जो शेल्टर है, वो क्या होगा? अफेक्ट होगा. ओके, तो वो चीज आप लोगों को लिख देनी है. फिर उसके बाद में टाइम एंड अगेन वी हियर न्यूज ऑफ सर्टेन एनिमल्स एंड प्लांट्स फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन. देखो, मैंने आप लोगों को बताया ना कि ऐसे कुछ प्लांट्स है, जो एनिमल्स है, जो क्या हो रहे हैं? एक्सटिंक्शन, मतलब वो खत्म होने की तरफ जा रहे हैं. ओके, सो रीजन फॉर द थ्रेट आर ऑल्सो गिवन. collect such news items, fill in the information using the chart. मतलब आप लोगों को क्या करना है कि ऐसे कौन से प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो खत्म हो रहे हैं. फिर उसके बाद में व्हाट वाज द इल इफेक्ट, उसका इफेक्ट क्या हुआ, एंड रीजन गिवन इन द न्यूज, और न्यूज में क्या रीजन था दिया हुआ वो आप लोगों को चेक करना है. जैसे आप लायन के बारे में लिख सकते हो कि लायंस एंड टाइगर्स जो है वो भी अभी खत्म होने में है. उनका बहुत कम अमाउंट ऑफ, बहुत कम नंबर ऑफ लायंस एंड टाइगर्स अभी यहाँ पे है, तो वो एक्सटिंक्ट एनिमल्स बनते जा रहे हैं, वैसे वाला वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हो. अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा पोल्यूशन. देखो, इंसानों की वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इंसान ही कर रहे हैं डिफॉरेस्टेशन. अभी इंसानों की वजह से एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, एंड दैट इज योर पोल्यूशन. पोल्यूशन देखो क्या चीज है. You may have seen how water sources get polluted if waste water is let into them without processing. आपने देखा रहेगा. अगर आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लो. अभी सपोज, ये तो बहुत बड़ा एग्जांपल है कि आप जो खराब पानी होता है वो नदी रिवर में फेंक देते हो तो वो पूरा पानी खराब हो जाता है. अगर आपको एक छोटे से लेवल पे करना है तो आप क्या करो, घर के अंदर एक मग होता है या फिर एक कोई भी पॉट ले लो, कोई बर्तन ले लो जिसके अंदर आप थोड़ा सा अच्छा पानी डालो, और फिर क्या करना है, एक छोटा सा एकदम थोड़े से अमाउंट का आपने क्या करना है, खराब पानी लेना है. जैसे किचन वेस्ट वगैरह, या फिर किचन वेस्ट बोल सकते हो, या फिर कोई भी वेस्ट वाटर आप लोगों को लेना है, खराब पानी, और उसको उस इतने सारे बर्तन, एक बड़े बर्तन में जिसमें आपने अच्छा पानी लिया है उसके अंदर थोड़ा सा खराब पानी डाल दो. क्या होगा, वो जो पूरा अच्छा पानी था वो सब कुछ खराब हो जाएगा. यही होता है पोल्यूशन. हम लोग सोचते हैं कि इतनी सी तो गंदगी है, क्या चली जाएगी तो किसको समझने वाला है, लेकिन इतनी करके ही वो पूरा जो अच्छा पानी है उसको क्या करती है, खराब कर देती है. वही यहाँ पे दिया हुआ है. देखो पोल्यूशन के बारे में, वेस्ट वाटर इज ऑल्सो गिवन आउट फ्रॉम द फैक्ट्रीज इनटू देयर सराउंडिंग्स. मतलब जो फैक्ट्रीज है, फिर जो घर वगैरह है, वहां से क्या होता है, वेस्ट वाटर निकलता है. अभी लोग क्या करते हैं, इसको वेस्ट वाटर को क्लीन ना किए बिना, विदाउट क्लीनिंग, विदाउट ट्रीटमेंट, उसको क्या करते हैं, वाटर बॉडीज के अंदर छोड़ देते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, वो जो पूरा पानी है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है. वही दिया हुआ है. If water from such polluted sources keeps soaking into the soil becomes infertile. और अगर ये polluted water continuously क्या होता गया, soil में जाते गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो पूरा soil है वो खराब हो जाएगा. The whole soil will get polluted. Okay? एक सेकेंड बस. ठीक है, ये हो गया. फिर उसके बाद में, और वो सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगी, मतलब आप वहां पे क्रॉप ग्रो नहीं कर सकते हो, वो इतनी खराब हो जाती है. Now, chemical fertilizers and pesticides are used on a large scale for agriculture. ये चीज भी हमें पता है. एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीजें भी बहुत ही ज्यादा अमाउंट में यूज की जाती है. They sip into the soil and finally flow into the river with rainwater.
ये क्या करते हैं, सॉइल के अंदर जाते हैं और फिर सॉइल के अंदर मतलब एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फिर क्या होता है कि इनटू द रिवर विथ रेन वाटर, रिवर्स के अंदर चले जाते हैं रेन वाटर के साथ, रेन वाटर की मदद से। इस तरीके से ये सब होता है। ड्यू टू सेवरल सच रीजंस वाटर एंड सॉइल गेट पोल्यूटेड। और यही सारे बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से क्या होता है, हमारा पानी भी खराब होता है और सॉइल भी खराब होता है। वाटर एंड सॉइल बोथ आर गेटिंग पोल्यूटेड। फिर अभी दिस इज डेंजरस फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स देयर। ये किसके लिए डेंजरस है ना, प्लांट्स के लिए भी डेंजरस है, एनिमल्स जो इस पर्टिकुलर रीजन में रह रहे हैं उन सभी के लिए ये चीज क्या है, डेंजरस है। एंड इनडायरेक्टली हमारे लिए भी डेंजरस है। देखो अगर हम खराब वाली सॉइल से कुछ खाना ग्रो कर रहे हैं फिर वो हम खा रहे हैं, कैसे, तो वो ग्रो हो रहा है बहुत सारे फर्टिलाइजर्स की मदद से। अभी अगर हम वो चीज खा रहे हैं तो क्या वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है, नहीं, दैट इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर अवर हेल्थ। तो यहाँ पे ये पूरी मतलब ये जो चीज है ये प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स सभी को अफेक्ट करता है। ओके फिर their number reduces and eventually they die out altogether and that is they become extinct। मतलब ये जो प्लांट्स एंड ये जो एनिमल्स हैं ये क्या होते हैं, जब ये इस खराब सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं, ये खराब पानी के कांटेक्ट में आते हैं तो वो मरने लगते हैं। फिर वो मरने लगते हैं और थोड़ा थोड़ा करके वो पूरे खत्म हो जाते हैं। मतलब वो क्या होता है, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। एक्सटिंक्ट होना मतलब क्या, गायब हो जाना। ओके जैसे वो थे ना पहले डायनासोर्स थे, फिर अभी डायनासोर्स है क्या, नहीं, बिकॉज वो क्या हो गए, एक्सटिंक्ट एनिमल्स हो गए, वो खत्म हो गए। ओके तो उसी तरीके से ये सारी चीजें होती है। फिर कैन यू टेल व्हाट कुड बी द रीजन ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, आप बता सकते हो क्या? देखो हमने इसके पहले पढ़ा है, जो हम गाड़ियों में जो फ्यूल यूज करते हैं उसकी वजह से वो पीछे से ब्लैक कलर का स्मोक निकलता है, दैट कॉजेस एयर पोल्यूशन। फिर उसके बाद में इंडस्ट्रीज से जो स्मोक निकलता है दैट ऑल्सो कॉजेस एयर पोल्यूशन। उसके अलावा अगर आप लोगों को और कुछ पता है तो वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ओके अभी क्या दिया है देखो, व्हाट आर द डिफरेंट पर्पसेस फॉर which fuels such as petrol, diesel, kerosene, natural gas, coal, wood and are used। मतलब ये जो है ना पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सभी का यूज क्या क्या है वो आप लोगों को बताना है। तो पेट्रोल डीजल तो क्या है, हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं। फिर केरोसिन भी हम लोग क्या करते हैं, जलाने के लिए, आग लगाने के लिए यूज किया जाता है। नेचुरल गैस, फिर उसके बाद में कोल एंड वुड, ये सब कुछ क्या है, हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे इसका यूज है, तो ये सब आप लिख सकते हैं। ओके अभी देखो क्या दिया है, fuel used in all homes। Beside, there are big industries and factories in which fuel is used in great quantities। Right? हम हमारे घर के अंदर भी फ्यूल यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? अगर आपने देखो खाना बनाना है तो हमें सिलेंडर लगता है। सिलेंडर इज व्हाट, इट इज अ फ्यूल ओनली। उसके अंदर जो गैस होता है वो क्या होता है, इट इज अ फ्यूल। फिर उसके बाद में इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है, कोल यूज होता है, पेट्रोल यूज होता है आग लगाने के लिए बड़ी बड़ी। सो दिस इज व्हाट, दिस इज फ्यूल। ओके सो अभी on the other hand, tremendous quantity of carbon dioxide enter the air due to the burning of fuels। यही मैंने आप लोगों को बताया, वो जो ब्लैक कलर की चीज निकलती है ना बाहर, उसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो जब भी हम आग लगाते हैं तो क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है और वो क्या होता है, फिर हवा में चले जाता है। ओके So, on the other hand, due to the large-scale deforestation, the number of trees available for absorbing this carbon dioxide is dwindling। देखो अभी क्या हो रहा है, हाँ ध्यान से समझो ये चीज, हम एक साइड से क्या करें, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, मतलब पेड़ों को काट रहे हैं। अभी तक हमने समझा है कि जो प्लांट्स होते हैं, देखो जो प्लांट्स होते हैं ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करते हैं और वो ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। ओके जिस ऑक्सीजन गैस की वजह से हम लोग जिंदा रह पा रहे हैं। अभी अगर हमने पेड़ काट दिए, ध्यान से समझो, अगर हमने पेड़ काट दिए और फिर उसके बाद में हम बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड भी बना रहे हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए ना हमारे पास पेड़ है, तो क्या होगा, जो हमारे एयर है, एयर के अंदर अब कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा और उसको एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट्स भी नहीं है, तो फिर वो और बढ़ते ही जाएगा। ओके एंड दैट कॉजेस एयर पोल्यूशन। उसकी वजह से क्या हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया। फिर देखो एज अ रिजल्ट द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज राइजिंग कंटिन्यूसली। जो मैंने आप लोगों को अभी बोला कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते जा रहा है और उसको एब्जॉर्ब करने के लिए जो प्लांट्स है उनका अमाउंट कम होते जा रहा है, तो क्या होगा, हवा के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बढ़ते ही जाएगा। ओके व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर राइजेस इट लीड्स टू द राइज इन टेम्परेचर। और
ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका जैसे जैसे अमाउंट हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ते जाता है उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा टेम्परेचर है वो बढ़ते जाता है। देखो आप लोग है ना, कभी पूछना आपके दादा दादी को कि जो समर था पहले पहले के टाइम पे जो समर हुआ करता था ना, उस टाइम पे मैक्सिमम टेम्परेचर हार्डली 40 वगैरह जाता था, लेकिन अभी के टाइम पे टेम्परेचर कितना चले जाता है, 50 तक चले जाता है, 48, 49 इतना टेम्परेचर जाता है। ये इतना ज्यादा टेम्परेचर जो बढ़ा, ये क्यों बढ़ा? बिकॉज हम क्या करने लगे, प्लांट्स को काटने लगे और डिफॉरेस्टेशन बढ़ते गया, नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो बढ़ते गया और उसकी वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर में बहुत ज्यादा राइज हुआ। ओके, ये चीज आप लोग कभी पूछना कि पहले समर में इतनी धूप नहीं हुआ करती थी, तो अभी जो धूप है वो क्या हो गई है, कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। ओके, we see such a temperature rise in all the parts of the world। और ये जो टेम्परेचर राइज है ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, ये दुनिया में हर एक पार्ट जो है, हर एक जगह पे यही सेम प्रॉब्लम है। ओके, तो beside when the fuel are burnt in vehicles they give out certain poisonous gases as well as smoke। देखो जब हम व्हीकल्स में जो फ्यूल होता है, जैसे कि जो पेट्रोल डीजल होता है, वो जब बर्न होता है तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं निकलता है, उसी के साथ साथ कुछ पॉइजनस गैसेस भी निकलते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया वगैरह, ये आप लोगों को आगे रहेगा। तो ये जो पॉइजनस गैस है ये क्या है, ये भी फिर से हमारे लिए हार्मफुल है। अभी इंडस्ट्रीज ऑल्सो लेट out some poisonous gases into the air। This leads to air pollution on a very large scale। और इस सभी के वजह से क्या होता है, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एयर पोल्यूशन होने लगता है। ओके, ये चीज समझ लो बच्चों। फिर अभी यहाँ पे देखो, कैन यू टेल यू सी अ फूड चेन इन द पिक्चर। आप लोगों ने देखा है यहाँ पे क्या होता है, ये सन है, इधर क्वेश्चन मार्क दिया है, सन से कौन एनर्जी लेगा, प्लांट्स लेंगे। फिर प्लांट्स के ऊपर ये क्या है, ग्रास ऊपर या फिर कोई तो कीड़ा है वो बैठता है, इस कीड़े को कौन खाता है, ये चिमनी खाती है। ओके, तो ये इस तरीके से ये पूरा फूड चेन है। तो उन्होंने बोला है व्हाट पिक्चर शुड बी देयर इन द ब्लैंक स्पेस। बताओ ब्लैंक स्पेस में क्या रहेगा, तो यहाँ पे रहेगा एक ट्री या फिर एक छोटा सा प्लांट वगैरह कुछ तो। ओके, तो ये लिख देना है। अभी द नीड टू मेंटेन एनवायरमेंटल बैलेंस। देखो हमने ये पढ़ लिया, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, एयर पोल्यूशन क्या होता है, वाटर पोल्यूशन क्या होता है। अभी क्या हमें ये सारा पोल्यूशन को कंट्रोल करने की जरूरत है? यस, हमें जरूरत है ना। ये जो इतना जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है इसको कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो द नीड टू मेंटेन एनवायरमेंटल बैलेंस, क्या जरूरत है वो समझते हैं। देखो, ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन इन नेचर लार्ज स्केल चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन द एयर, वाटर एंड लैंड। इंसानों का बीच में करने की वजह से क्या हो रहा है, लैंड में, उसके बाद में वाटर में और उसके बाद में जो एयर है, इन तीनों चीजों में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। ओके, सो ऑल्सो दिस नॉन लिविंग और अबायोटिक थिंग्स आर गेटिंग पोल्यूटेड। और इसकी वजह से लिविंग थिंग्स तो पोल्यूटेड हो ही रही है, नॉन लिविंग थिंग्स तक खराब हो रही है। समझ रहे हो आप लोग कितना ज्यादा खराब हो रहा है सबके साथ। सो एज अ रिजल्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग थिंग्स इज थ्रेटन while several living things have already become extinct। और इसी की वजह से क्या हुआ है, लिविंग थिंग्स का जो एग्जिस्टेंस है, मतलब उनके जो मतलब लिविंग थिंग्स जो है वो क्या हो गए, उनके एग्जिस्टेंस को बहुत ही ज्यादा अफेक्ट हो रहा है। और कुछ चीजें तो एक्सटिंक्ट हो गई है, एक्सटिंक्ट मतलब गायब हो गई है, खत्म हो गई है। ओके, सो इफ वन फैक्टर ऑफ द एनवायरमेंट इज डैमेज इट्स रिलेशनशिप विद द अदर फैक्टर्स आल्सो गेट अफेक्टेड। अगर एक चीज खराब हो गई तो पूरा जो एनवायरमेंट है, वो पूरा जो उसका इकोसिस्टम है, सब कुछ उसका जो पूरा साइकिल है, सब कुछ बिगड़ जाता है। समझ रहे हो आप लोग। देखो अगर यहाँ पे ये आपने देखा, अगर इधर प्लांट्स में खराबा हो गया तो ये इसको नहीं खा पाएंगे, ये इसको नहीं खा पाएंगे, तो ये किसको खाएंगे, इस तरीके से पूरा सिस्टम जो है, पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। ओके, फिर उसके बाद में फ्रॉम टाइम टू टाइम सम ऑफ द लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ बिकम एक्सटिंक्ट। और थोड़े थोड़े टाइम के बाद लिविंग थिंग्स जो है वो इस दुनिया से गायब होने लगी है। ओके, बट टुडे दिस प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस एट अ वेरी मच फास्टर रेट। दिस इज अ थ्रेट फॉर द होल लिविंग थिंग। और अभी आज की डेट में, मतलब अभी के टाइम पे ये जो चीज है एक्सटिंक्शन वाला, ये ऐसे चल रहा है, एकदम पीक पे, एकदम ऐसे फास्ट चल रहा है कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, बहुत ज्यादा एयर वाटर पोल्यूशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। और उसकी वजह से ये जो लिविंग थिंग्स है इनकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हुआ है इन सभी चीजों का। ओके, अभी डू यू नो
if different types of plants and animals become extinct one by one, many of the links in the different food chains will be lost. Right? आप लोगों को पता है ना कि अगर प्लांट्स और एनिमल्स जो बेसिक है इस फूड चेन के, अगर वही गायब हो गए तो क्या होगा, बहुत सारी फूड चेन्स को बहुत अफेक्ट होने वाला है। मतलब अगर प्लांट्स नहीं है तो हम खाएंगे क्या? जो इंसान वेजिटेरियन है वो क्या खाएगा? वो तो प्लांट से ही कुछ ना कुछ चीजें खाता है। अगर प्लांट्स ही नहीं बचेंगे तो वो कुछ खाने के लिए रहेगा नहीं उसके पास में। फिर उसके बाद में जो इंसान नॉन वेजिटेरियन है वो भी इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। देखो, अगर प्लांट्स नहीं है तो जो प्राइमरी कंज्यूमर्स है वो नहीं रहेंगे। जैसे अगर कोई चिकन खाता है या फिर कोई गोट वगैरह खाता है तो वो लोग क्या खाते हैं? वो प्लांट्स ही खाते हैं ना, ग्रास ही खाते हैं। अगर ग्रास ही नहीं रहेगा तो गोट नहीं रहेगी, गोट नहीं रहेगा तो वो जो नॉनवेज खाने वाला इंसान है वो गोट कैसे खाएगा? बताओ, ये पॉसिबल है क्या? तो नहीं। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली सारे के सारे फूड चेन्स अफेक्ट हो रहे हैं इसकी वजह से। Many scientists believe that this will affect the entire living world on the earth and the balance in nature will collapse. और ये अगर ऐसे ही बढ़ते रहा तो जो लिविंग थिंग्स है, जितनी भी लिविंग थिंग्स है इस दुनिया में, उन सभी पे ये इफेक्ट होगा और जो हमारा बैलेंस है इकोसिस्टम का वो पूरा की पूरा बिगड़ जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे देखो क्या है, अवर नीड एंड द एनवायरमेंट। हमारी नीड क्या है और एनवायरमेंट क्या है? देखो, इंडियन चीता ये जो है ना, ये एक एक्सटिंक्ट एनिमल हो गया है। मतलब अभी ये नहीं रहा, इंडियन चीता जो है ये गायब हो चुके हैं वैसे वाला। ओके, अवर नीड एंड द एनवायरमेंट, हमारी जरूरत क्या है और एनवायरमेंट क्या है, ये दोनों चीजें समझते हैं अभी। देखो, फूड, वाटर, क्लोथ्स आर द नीड ऑफ ऑल पीपल, है ना। घर चाहिए, खाना चाहिए और क्या चाहिए उसको? फूड, वाटर एंड क्लोथ्स, कपड़े चाहिए। ये तीन चीजें उसको चाहिए। फिर उसके बाद में वी यूज लॉट ऑफ थिंग्स टू मीट दीज नीड्स। और हमारी इतनी सी जरूरत है लेकिन हम उनको यूज करने के लिए क्या करते हैं? बहुत सारी चीजें करते हैं। देखो, इसके पहले जो चैप्टर था, जैसे कि क्लोथ्स वाला चैप्टर, उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था हमें कितनी जरूरत है 2 ड्रेस की, लेकिन हमारे पास कितने होते हैं? 20 ड्रेस। क्यों? बिकॉज जितनी जरूरत है उतनी चीजें यूज करो ना। वांट्स एंड नीड्स, इन दोनों में क्या है? बहुत ज्यादा डिफरेंट है। जरूरत कितनी है मेरी और मेरी डिजायर कितनी है, मेरी इच्छाएं कितनी है, इन दोनों में बहुत फर्क पड़ता है। ओके, सो बिसाइड वी यूज मेनी means and devices for the purpose of studies, sports, hobbies and entertainment. बहुत सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं स्टडी के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, फिर एंटरटेनमेंट के लिए, खुद को खुश रखने के लिए हम नेचर का यूज कर रहे हैं। ओके, इनडायरेक्टली we even stock up these things so that they will be available to us whenever we need them. हम क्या करते हैं? 2 ड्रेस की जरूरत है लेकिन हमारे पास 20 ड्रेस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यार जस्ट इन केस मुझे कभी लग गया तो मैं ले लेती हूँ, वैसे वाला होता है ना हमारे सभी के साथ। तो हम क्या करते हैं? इन चीजों का स्टॉक अप करके रखते हैं। मतलब जितनी जरूरत है उससे कई गुना ज्यादा हम चीजों को लेके रखते हैं। ओके, ऑल दीज थिंग्स आर ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग मटेरियल फ्रॉम अवर एनवायरमेंट। पर ये सारी की सारी चीजें कैसे बनती है? हमारे एनवायरमेंट में जो मटेरियल है। अगर आपको कपड़े बनाने हैं तो आप कपड़े कैसे बनाओगे? कपड़े आप बनाओगे कॉटन से। कॉटन कहाँ से आता है? पेड़ से। मतलब ये क्या हो गया? एनवायरमेंट से आया। अगर आपको ये करना है, पेजेस चाहिए, बुक्स चाहिए, तो बुक्स के पेजेस कैसे बनते हैं? पेपर से बनते हैं। पेपर कैसे बनता है? पेड़ से बनता है। तो मतलब ये क्या है? हम कहीं ना कहीं कहाँ पे डिपेंड है? हम सभी लोग एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड है फॉर अवर नीड्स। ओके, all these people in the world have similar needs and desires. As a result, the environment is being degraded rapidly. और ये जो हमारी डिजायर्स है, ये जो हमारी इच्छाएं हैं, इनकी वजह से क्या हो रहा है? जो एनवायरमेंट है वो बहुत ही ज्यादा लेवल पे अफेक्ट हो रहा है। ओके, वी नीड टू बी अवेयर दैट वी आवरसेल्व्स आर अ पार्ट ऑफ नेचर। हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हम खुद नेचर का एक पार्ट है। ओके, अगर नेचर को अफेक्ट हुआ तो वो हमें भी अफेक्ट होने ही वाला है। अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो हम क्या खाना खाएंगे? बताओ आप लोग। अगर एनिमल्स नहीं रहेंगे तो हम क्या खाना खाएंगे? तो ये अगर हम नेचर को खराब करते हैं तो हमारी जिंदगी भी उसी की वजह से खराब होने वाली है। ये चीज आप लोग ध्यान में रखो। इफ द बैलेंस ऑफ नेचर इज डिस्टर्ब इट विल एडवर्सली अफेक्ट ह्यूमन बींग्स टू। नेचर का बैलेंस बिगड़ गया तो ह्यूमन बींग्स को भी वो अफेक्ट करने ही वाला है। ओके, वी नीड टू टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट। हमें क्या करना है? कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे टू प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट। इस एनवायरमेंट का खराब होने से मतलब बचने के लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ने वाले हैं। देखो क्या है? द स्टेप शुड मेनली इंक्लूड यूजिंग अवर मीन्स फ्रूगली एंड रिसाइकलिंग यूज्ड आर्टिकल्स। देखो, जितनी जरूरत है उतनी ही चीजें यूज करो।
और आप क्या कर सकते हो, रिसाइकलिंग कर सकते हो। जैसे पुराने कपड़े जो फट गए हैं उनको, उनकी मदद से आप कुछ अलग चीज बना सकते हो, या फिर कोई चीज टूट गई है तो DIYs वगैरह जो होते हैं ना, डू इट योर सेल्फ वगैरह, वो जो थोड़े आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें करो, रिसाइकल करो चीजों को। ओके, खराब हो गया तो उसको फेंक दिया, ऐसे नहीं, उसको अच्छा फिर से बनाने का ट्राई करो कुछ, तो ये सब कुछ। Such measures should be precised sincerely by each and every person। और ये जो है ये हर एक इंसान ने अच्छे से ये सारी चीजें करनी चाहिए। Let us resolve, let us all ensure that no action in our part will cause pollution and cause harm to living things। अभी आप लोगों का ये काम है, देखो आपको क्या करना है, आपके अराउंड अगर कोई ऐसे हो रहा है कि जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, तो आप क्या करो, सबसे पहले तो खुद के घर से शुरुआत करो। कि अगर मम्मी कुछ कर देती है ऐसे कि खराब पानी ऐसे ही डाल दिया वगैरह, तो मम्मी को बोलो कि ऐसे नहीं करना है, इसकी वजह से क्या होगा, पोल्यूशन होगा। तो आप अगर अपने घर से स्टार्ट करोगे, देखो मैं मेरे घर से कर रही हूँ, आप आपके घर से करो, ऐसे सब लोग अगर अपने अपने घर से करेंगे तो और क्या ही होने वाला है, फिर एनवायरनमेंट को खराब ही नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, एनवायरनमेंट पोल्यूशन से हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से बचाना है। ओके, लेट अस ऑल मेक पॉसिबल एफर्ट्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। हम सभी ने कुछ ना कुछ एफर्ट्स लेने हैं टू कंजर्व लिविंग थिंग्स। अभी देखो, स्पीक योर माइंड एंड डिस्कस, अपने आप से पूछो, क्या पूछना है आप लोगों को, हाउ मच स्टॉक ऑफ द नेसेसरी थिंग्स शुड वी कीप विद अस। हमें कितनी जरूरत, मतलब जो नेसेसरी चीजें हैं उनका हमें कितना स्टॉक रखना चाहिए, ये आप कभी अपने आप से पूछो। कि आपको अगर 10 कपड़े की जरूरत है तो आपको 100 कपड़े और एक्स्ट्रा चाहिए, या 10 कपड़े की जरूरत है तो और एक्स्ट्रा 5 कपड़े रख लो, 5 कपड़ों का स्टॉक रखो, इस तरीके से। फिर डिस्कस विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग, वाटर, फूड एंड क्लोथ्स। ओके, मतलब आपको वाटर, फूड एंड क्लोथ्स, इन तीनों के रिस्पेक्ट में ये सारी चीजें सोचनी है, और फिर अपने आप से पूछना है कि कितनी जरूरत है और मेरे पास कितना है, ऐसे। ग्लोबल एफर्ट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। अभी ग्लोबल लेवल पे, मतलब पूरी दुनिया के लेवल पे क्या क्या एफर्ट्स लिए जा रहे हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, वो समझते हैं। क्या लिया जा रहा है, देखो, सेवरल प्रोजेक्ट्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द एट द इंटरनेशनल लेवल टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर। नेचर में जो बैलेंस है चीजों का, उसको मेंटेन करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ चीजें की जा रही हैं। ओके, फिर इट इज इंपॉर्टेंट टू रेज द अवेयरनेस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड अबाउट द थ्रेट टू एनवायरमेंटल बैलेंस। ये देखो, ये जो है ना, एनवायरमेंटल बैलेंस की वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही है, जो बिगड़ रहा है, तो वो सारी चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए ये सारे मेजर्स लिए गए हैं। फिर मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर enacting laws that will help to prevent the pollution of air, water and soil। हर बहुत सारे कंट्रीज के अलग अलग पार्ट्स में कुछ ऐसे लॉज बन रहे हैं जिसकी मदद से एयर, वाटर एंड सॉइल का पोल्यूशन कम हो सकता है। ओके, तो ये सब है। अभी एफर्ट्स टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को अगर हमें मेंटेन रखना है तो हमने क्या क्या एफर्ट्स लेने चाहिए। देखो, सबसे पहला चीज तो क्या है, बायोडाइवर्सिटी पार्क। बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या, जो चीजें, प्लांट्स एंड एनिमल्स जो फॉरेस्ट वगैरह में रहते हैं ना, सो दैट आर द पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो उनको कंजर्व करने के लिए क्या चीजें ली गई हैं, ऐसे। फिर उसके बाद में बायोडाइवर्सिटी पार्क, सबसे पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क मतलब क्या, देखो, an area which is reserved for the purpose of protecting and conserving biodiversity of region is known as biodiversity park। मतलब एक रीजन है, सपोज महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र का कुछ एक पर्टिकुलर रीजन जहाँ पे पहले फॉरेस्ट थे, अभी फिर से वहां पे क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट बनाए जा रहे हैं, मतलब बहुत सारे प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया जा रहा है, जिसकी मदद से वहां पे जो एनिमल्स हैं वो फिर से अपने लिए एक शेल्टर फाइंड आउट कर सके, उनको बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी पार्क। ओके, इन दिस पार्क बायोडाइवर्सिटी इज बोथ प्रिजर्व्ड एंड स्टडीड। यहाँ पे क्या किया जाता है, जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रिजर्व भी किया जाता है, मतलब जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है उनका ध्यान भी रखा जाता है और उनके ऊपर स्टडी भी की जाती है। ओके, सो पीपल visiting such a park enjoy being close to nature, this lead to more concern for nature। और जब आप ऐसी किसी जगह पे जाते हो तो क्या होता है ना, आप लोगों को भी फील होता है कि नेचर कितना खूबसूरत है, हमारे सराउंड, मतलब हमारा जो एनवायरनमेंट है, नेचर जो है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, हम इंसानों ने क्या किया, इसको खराब कर दिया, इस तरीके से। अभी नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं, आपने सुना रहेगा कि गिर नेशनल पार्क, मतलब अलग अलग है, देखो अलग अलग रीजन में बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं जो क्या होते हैं,
मतलब जो लिविंग जो उस पर्टिकुलर एरिया के जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनको कंजर्व करने के लिए किया जाता है। देखो, सम एरियाज विच आर इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एंड द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ आर रिजर्व फॉर देम, मतलब जो वहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं। जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क है, द ताड़ोबा नेशनल पार्क, फिर उसके बाद में द गिर फॉरेस्ट का जो है ना वहाँ पे भी एक नेशनल पार्क है। तो ये सब कुछ इस अलग अलग तरीके के नेशनल पार्क्स होते हैं। फिर उसके बाद में सेंचुरीज क्या होता है? देखो, सर्टेन फॉरेस्ट एरियाज आर रिजर्व फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ पर्टिकुलर प्लांट और एनिमल। मतलब फॉरेस्ट का एक पर्टिकुलर एरिया होता है जो स्पेसिफिकली सपोज अभी मतलब ये रूम जितना है, सपोज ये इतना फॉरेस्ट है, तो इसमें से एक पर्टिकुलर पार्ट वो क्या होगा, रिजर्व रहेगा सिर्फ लायंस के लिए। इस तरीके से कि लायंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये लायंस को रखने के लिए ये प्रॉपर इतना रीजन है। ओके, फिर उसके बाद में कोई वैरायटी ऑफ प्लांट्स हो सकते हैं, तो उनके कंजर्वेशन के लिए एक और रीजन हो सकता है। ऐसे होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल द राधानगरी सेंचुरी फॉर बाइसन्स। ओके, ये है। फिर उसके बाद में इफ द प्लांट्स ऑन द अर्थ आर डिस्ट्रॉयड द नंबर ऑफ एनिमल्स ऑल्सो फॉल। अगर हमारे अर्थ पे जो नंबर ऑफ प्लांट्स है वो अगर कम हो गए तो क्या होगा, जो नंबर ऑफ एनिमल्स है वो भी इनडायरेक्टली क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, बिकॉज दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। दिस इज वाई इट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट प्लांट्स इन फॉरेस्ट। इसकी वजह से हमें जो प्लांट्स है उनका प्रोटेक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ डिफॉरेस्टेशन इज स्टॉप एंड इंस्टेड ट्री प्लांटेशन इज स्टेप्ड अप, एनिमल्स दैट डिपेंड्स ऑन प्लांट विल गेट प्रोटेक्शन एंड थ्राइव। देखो, अगर हम डिफॉरेस्टेशन की जगह पे क्या करें, पेड़ों को काटने की जगह पे पेड़ों को लगाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, तो क्या होगा कि जो वहाँ पे जो प्लांट्स, जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड है, जो एनिमल्स जो प्लांट्स के ऊपर इनडायरेक्टली डिपेंड है, सभी लोगों के लिए क्या हो जाएगा, उनकी जो लाइफ है वो सेव हो सकती है। ओके, और उनकी लाइफ थ्रेटनिंग से, मतलब खतरे से बच सकती है इस तरीके से। तो देखो, आप लोग भी एक रिजोल्यूशन ले सकते हो कि आप लोग क्या करो, जब भी देखो आपका जब बर्थडे आता है, साल में एक बार तो हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो हमने क्या करना है, बर्थडे के दिन एक पेड़ लगा दो। इट इज अ स्मॉल स्टेप। देखो, आप बहुत छोटे बच्चे हो, लेकिन अगर आप ये सारी चीजें करोगे ना तो आपकी वजह से बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे। तो अगर बर्थडे है तो बर्थडे के दिन एक छोटा सा पेड़ लगा दो, आम का पेड़ लगा दो। देखो, मैं आपको बताती हूँ क्या होगा। जब मैंने बचपन में ये चीज मैंने की है और मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। ओके, मैं जब छोटी थी, आई थिंक फर्स्ट सेकंड में रहूंगी या थर्ड फोर्थ में रहूंगी, ऐसे कुछ समझ लो। तो है ना, मेरे दादा थे, तो हम उनको बहुत ऐसा प्लांट्स वगैरह ये सारी चीज़ों का बहुत था, तो हमारे पास खेत वगैरह था, उसके अंदर हम लगाते थे। अभी मेरे दादा की डेथ हो गई, तो क्या हुआ, जो प्लांट है जो हमने लगाया था, हमने छोटा सा एक इसका प्लांट लगाया था मैंगो का। तो क्या हुआ था ना, अभी उसको मैंगोज आते हैं हर सीजन में। हमारे घर पे जो अचार बनता है कैरी का, वो उसी पेड़ की कैरी से बनता है। वो इतना अच्छा लगता है ना ऐसे कि यार, मतलब ये देखो, ये तो मैंने मेरे बचपन में लगाया था और अभी ये हमें फ्रूट्स दे रहा है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को जब आप थोड़े और बड़े हो जाओगे, जैसे अभी आप 5th स्टैंडर्ड में हो, तो जब आप कुछ हो जाओगे, जैसे इंजीनियर हो गए, कुछ डॉक्टर हो गए, तो जब आप बड़े हो जाओगे आपको बहुत अच्छा लगेगा कि यार मैंने देखो, ये मेरे 5th बर्थडे पे मैंने ये चीज लगाई थी और अभी ये तो हमें इतने सारे फ्रूट्स दे रहा है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने करनी है। ओके, ये बहुत अच्छी फीलिंग है, तो ये करो। फिर उसके बाद में देखो, मायानी लेक has formed due to the dam built on the Chand river in Satara district। अभी क्या है, देखो सातारा डिस्ट्रिक्ट में एक चांद रिवर है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये मायानी लेक वो इज फॉर्म्ड ड्यू टू द डैम। ये क्या है, एक डैम बना और फिर वहां पे एक लेक बन गया। अभी फ्लैमिंगोस फ्रॉम द साइबेरिया रीजन इन द नॉर्दर्न एशिया माइग्रेट टू दिस लेक। तो ये क्या है, देखो साइबेरिया रीजन, फ्लैमिंगोस जो होते हैं ना, ये होते हैं, ये फ्लैमिंगोस, ये क्या हो गए, अभी नॉर्दर्न एशिया का जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है, वहां से ये फ्लैमिंगोस जो है वो माइग्रेट होके यहाँ पे आ गए हैं अभी। ओके, सो हियर दे बिल्ड नेस्ट एंड ले एग्स। तो यहाँ पे क्या करते हैं, वो अपने नेस्ट बनाते हैं, अंडे देते हैं। वंस द बेबी ग्रोज बिग इनफ दे रिटर्न विथ देम टू साइबेरिया। और फिर जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ये फिर से कहाँ पे चले जाते हैं, साइबेरिया में चले जाते हैं, जहां से वो लोग आए हैं। ओके, इन द रिसेंट पास्ट
एज द वाटर लेवल इन द डैम हैज फॉलन द फ्लैमिंगोज हैज स्टॉप्ड कमिंग। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ है, वो जो डैम है वहां पे वाटर लेवल कम हो गया, और उस वाटर लेवल के कम होने की वजह से ये जो फ्लैमिंगोज जो थे, ये जो बर्ड्स थे, ये क्या थे, नॉर्दर्न रीजन से जो आ रहे थे अपने अंडे देने के लिए, अपने बच्चों को मतलब बड़ा करने के लिए यहाँ पे जो आ रहे थे, उन्होंने आना बंद कर दिया है। ओके, और इसकी वजह से ये देखो, मतलब ये क्या होता है ना, इसको माइग्रेशन बोला जाता है कि वो किसी और रीजन के बर्ड्स या फिर एनिमल्स है, लेकिन वो क्या हुए, इस पर्टिकुलर रीजन में आए और उन्होंने अपने अंडे दिए और फिर उनके बच्चे हुए और फिर वो वापस चले गए, तो इसको क्या बोला जाता है, माइग्रेशन बोला जाता है। तो एनिमल्स वगैरह, बर्ड्स वगैरह, ये सब लोग माइग्रेशन करते हैं। सो हाउएवर द लेक हैज बीन नाउ डिक्लेयर्ड एज अ सेंचुरी फॉर बर्ड। लेकिन अभी उन्होंने क्या कर दिया, ये जो लेक था जहाँ पे फ्लैमिंगोज आते थे पहले, उसको एक सेंचुरी बना दिया, मतलब एक एरिया ऐसे बना दिया विच इज रिजर्व्ड ओनली फॉर फ्लैमिंगोज। उनको उनके आने के लिए ये जगह को उन्होंने रिजर्व कर दिया। सो दिस इज अ गुड स्टेप। ओके, इस तरीके से अभी देखो, there is a Maldhok, that is Great Indian Bustard Sanctuary at Nanaz in सोलापुर डिस्ट्रिक्ट। सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में भी एक सेंचुरी है, किसके लिए, these huge weighty birds are famous for their graceful gait। ये इस बर्ड के लिए यहाँ पे, कहाँ पे, सोलापुर के पास एक जगह है, वहां पे उन्होंने एक सेंचुरी बनाई है। फिर दीज बर्ड्स लिव इन ओपन ग्रासलैंड, दे फीड ऑन इंसेक्ट। और ये जो है ओपन ग्रासलैंड में रहते हैं, मतलब ऐसा ग्रास वगैरह पे ओपनली रहते हैं, और ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं। कौन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ओके, ये वाला। अभी यहाँ पे एज दे आर हंटेड फॉर देयर मीट एंड देयर एग्स, देयर नंबर इज फास्ट ड्विडलिंग। अभी यहाँ पे महाराष्ट्रियन जो इधर सोलापुर रीजन के जो लोग हैं या फिर कोई भी लोग क्या कर रहे हैं, इनकी हंटिंग कर रहे हैं, इनको मार रहे हैं, फिर इनको खा रहे हैं, इनके अंडे खा रहे हैं, और इसकी वजह से इनका जो नंबर है वो क्या हो गया है, फिर से डिक्रीज हो गया है। सो महाराष्ट्र स्टेट हैज डिक्लेयर्ड द नानाज एरिया एज अ सेंचुरी फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। डियर आर ऑल्सो फाउंड इन दिस ग्रासलैंड। तो महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है, देखो कितनी अच्छी है कि इन्होंने क्या किया है, ये जो रीजन है इसको फिर से एज अ सेंचुरी बना दिया है, मतलब एक ऐसा एरिया जो सिर्फ इनके लिए प्रिजर्व्ड है। यहाँ पे उस एरिया में इनका किलिंग नहीं हो सकता है, इनके प्रोटेक्शन के लिए वो एरिया को डिक्लेयर कर दिया है इस तरीके से। और यहाँ पे डियर्स भी उस एरिया में है। ओके, अभी देखो, अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम पुणे ऑन पुणे अहमदनगर हाईवे। पुणे नगर हाईवे जो है ना, अहिल्या नगर जो है अभी, तो यहाँ पे ये जो नगर हाईवे है हमारा, तो यहाँ पे क्या है, एक गांव है। देखो क्या है, द विलेज ऑफ मोराची चिंचोली इज फेमस फॉर पिकॉक पॉपुलेशन। नाम ही देखो क्या है, मोराची चिंचोली। ओके, सो इट इज फेमस फॉर पिकॉक, मतलब मोर के लिए ये जगह बहुत ज्यादा फेमस है। द ओल्ड वेल लुक्ड आफ्टर tamarind trees have created a favorable environment for the birds. Peafowl have found sanctuary in this village. देखो अभी यहाँ पे ये जो पुराने इमली के पेड़ वगैरह है, दे आर व्हाट, ये सब कुछ क्या है, ये जो पिकॉक्स है इनके लिए एक अच्छा सा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं फॉर उनको बड़ा होने के लिए या फिर सब कुछ। तो ये विलेज भी फिर से एक सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया है फॉर पिकॉक। फिर उसके बाद में देखो ये सब है यहाँ पे, हाँ ये फोटोज तो उन्होंने दिए हुए हैं। फिर देवराज a boon on for all the living creatures। ठीक है, इंडियन कल्चर्स गिव इम्पोर्टेंस टू द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। देखो हमारा जो इंडियन कल्चर है ये फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंस देता है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन को ऐसे। सो द देवराई इज एन एग्जाम्पल। People believe that a devrai is really a jungle reserved for God। देखो देवराई क्या है, एक जगह है which is reserved for God, ऐसा समझ लो आप। उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग क्या है, बर्ड्स है, एनिमल्स है, इस तरीके से। No tree or plant in a devrai is ever cut। देखो देवराई जो ये जगह है, यहाँ पे ना एक भी प्लांट, एक भी ट्री कभी कट नहीं किया गया। और this is why all trees in देवराई are safe even today। और आज की डेट तक वो सभी के सभी क्या है, सेफ है। महाराष्ट्र हैज मेनी देवराइज। इन मध्य प्रदेश दे आर नोन एज क्या, शरण वन। महाराष्ट्र में इसको देवराई बोलते हैं। मध्य प्रदेश जो है एमपी, वहां पे इसको शरण वन बोला जाता है। फिर उसके बाद में देवराइज गिव शेल्टर नॉट ओनली टू द प्लांट्स बट द एनिमल्स दैट लिव देयर।
ये जो है ना देवराइज, यहाँ पे क्या होता है, नॉट ओनली प्लांट्स, मतलब प्लांट्स के लिए ही नहीं, लेकिन वहाँ पे जो एनिमल्स है वो भी क्या है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है, उनको भी शेल्टर मिलता है। फिर उसके बाद में हेंस देवराइज आर कॉल्ड एज द सेंचुरीज ऑफ एंशियंट टाइम्स, इनको क्या बोला जाता है, एंशियंट टाइम के सेंचुरीज बोला जाता है। ओके अभी ऑलवेज रिमेंबर, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, नेचर प्रोवाइड्स इनफ फॉर एवरी मैन्स नीड बट नॉट फॉर एवरी मैन्स ग्रिड। वही आप लोगों को फिर से बता रही हूँ कि जितनी हमारी जरूरत है उतना हमें नेचर देगा, लेकिन जितनी हमारी इच्छाएं हैं उतना नेचर कभी पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी इच्छा तो कभी खत्म नहीं होगी। तो अगर हमारी इच्छा खत्म नहीं होगी तो नेचर कैसे इतनी सारी चीजें देगा ना। तो ये चीज आप लोगों को समझनी है, वांट्स एंड नीड्स इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। ओके व्हाट हैव वी लर्नड, इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीजें समझी, तो देखो क्या क्या समझा। What there are interrelationships between all the living and non-living things in the environment, right? जितने भी लिविंग थिंग्स है और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है, सभी के अंदर कुछ ना कुछ इंटर रिलेशन है, कुछ के सभी के अंदर कुछ तो है कॉमन। ओके सो अभी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन द डिफरेंट रीजन। बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये सभी रीजन्स में मिलते हैं। ओके फिर उसके बाद में द बैलेंस बिटवीन द साइकिल्स ऑफ वेरियस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, द वाटर साइकिल एंड फूड चेन्स हैव बीन मेंटेन्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। इनका जो बैलेंस है वो पिछले हजारों सालों से क्या किया है, मेंटेन किया गया है। ओके अभी पोल्यूशन ऑफ वाटर इज अ थ्रेट टू एक्वेटिक एंड प्लांट्स, राइट? एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब अगर पानी का पोल्यूशन हुआ तो वो क्या हो सकता है, एक्वेटिक प्लांट्स, जो पानी के अंदर जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उन सभी की लाइफ को वो बहुत ज्यादा अफेक्ट कर सकता है। वी शैल ऑल हैव टू मेक एफर्ट्स टू स्टॉप द डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब हमें क्या करना है, सभी ने कुछ एफर्ट्स लेने हैं जिसकी मदद से जो हमारा एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन है, मतलब एनवायरनमेंट जो खराब हो रहा है उसका डिग्रेडेशन क्या हो, कम हो। इसके लिए हमें एफर्ट्स लेने हैं। देवराइज, बायोडाइवर्सिटी पार्क, नेशनल पार्क, सेंचुरीज आर क्रिएटेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स के कंजर्वेशन के लिए ये सारी चीजें क्रिएट की गई है। ओके सो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर ये खत्म हो जाता है। अभी हम इसका जो एक्सरसाइज है उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट्स ले लेके रेडी हो जाओ, या फिर सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकाल लो, और मैं अभी आप लोगों को क्वेश्चंस बताने वाली हूँ विद सॉल्यूशंस। तो आपको क्या करना है कि सभी के स्क्रीनशॉट्स ले लो या फिर वीडियो पॉज कर करके उनके आंसर्स आपकी नोटबुक में जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लो। एक सेकेंड बस, देखो यहाँ पे ये हमारा है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, देखो क्वेश्चन नंबर 1 इज रिवर्स एंड लेक्स आर फिल्ड विथ वाटर। एक सेकेंड ना, ये एक ही सेकेंड रुको बस। रिवर्स एंड लेक्स जो है वो क्या हो गए, दे आर फिल्ड विथ वाटर हायासिन्थ्स। मतलब ये इससे क्यों फील्ड है, हायासिन्थ्स मतलब वाटर हायासिन्थ्स मतलब क्या है, जो शेवाळ वगैरह टाइप का कुछ होता है, तो वो सारी चीजें, तो उससे ये सब फील्ड क्यों है, और हम क्या कर सकते हैं। देखो तो यहाँ पे दिया है वाटर हायासिन्थ्स आर फॉर्म्ड इन द रिवर एंड लेक ड्यू टू पोल्यूशन। किससे बनते हैं ये, पोल्यूशन से बनते हैं। ओके तो यहाँ पे दैट इज मेनली ड्यू टू मिक्सचर ऑफ डिटर्जेंट्स इन वाटर, मतलब अलग अलग खराब चीजें जो हमारे पानी के अंदर जा रही है उसकी वजह से ये बनते हैं। अभी टू कंट्रोल इट वाटर हायासिन्थ शुड बी रिमूव्ड एंड वेस्ट वाटर फ्रॉम द हाउसहोल्ड और वॉशिंग क्लोथ्स इन द वाटर शुड बी बैन। मतलब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जो कपड़े धोते हैं या फिर जो घर का वेस्ट वाटर होता है उसको सीधा क्या करते हैं, नदी के अंदर डाल देते हैं। तो अगर ये हमने बैन नहीं किया तो ये जो वाटर हायासिन्थ है इनका प्रोडक्शन कम नहीं होगा। ओके तो ये आप लोगों को लिख देना है। फिर उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, यूज योर ब्रेन पावर। तो यहाँ पे क्या दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वुड हैपन इफ नो काइट्स दैट इज बर्ड्स आर लेफ्ट इन द पर्टिकुलर रीजन, व्हिच लिविंग थिंग्स वुड इंक्रीज इन नंबर, व्हिच वुड डिक्रीज। अगर बर्ड्स नहीं है तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखो इफ नो काइट्स आर लेफ्ट इन अ पर्टिकुलर रीजन द नंबर ऑफ बर्ड्स, एम्फीबियंस, स्मॉल मैमल्स एंड अर्थवर्म वुड इंक्रीज। देखो अगर क्या होगा, बर्ड्स नहीं रहेंगे। अभी हमें पता है कि बर्ड्स क्या करते हैं, ये जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, आड़या वगैरह जिसको हम बोलते हैं ना मराठी में, उन सभी को खाने का काम करते हैं, अर्थवर्म वगैरह इन सबको। लेकिन अगर बर्ड्स ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा, ये सब का जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके सो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद देखो क्या दिया है,
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय माइग्रेशन। मैंने आप लोगों को बताया था माइग्रेशन क्या होता है। तो कुछ बर्ड्स क्या करते हैं, बर्ड्स अपने एक रीजन से दूसरे रीजन में जाते हैं और फिर वहां पे अपने अंडे देते हैं वगैरह, जो भी फॉर रिप्रोडक्शन बोल सकते हो या फिर कुछ भी, और फिर वहां से उनको लेके फिर अपनी रीजन पे जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज माइग्रेशन। डेफिनेशन देखो क्या है, मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये जगह पे थे तो यहाँ से वो यहाँ पे गए। मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और परमानेंटली इज कॉल्ड एज माइग्रेशन। थोड़े से टाइम के लिए या फिर परमानेंटली भी हो सकता है। जैसे इंसान भी माइग्रेट करते हैं, देखो आप लोगों को पता रहेगा तो मैं आपको बताती हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्रियन नहीं है, जैसे कि कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं वगैरह, वो लोग कहाँ से आते हैं, बिहार वगैरह से आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि उनकी जगह पे काम नहीं है तो वो माइग्रेट करते हैं। बिहार से वो लोग इधर आए, क्यों आए, काम करने के लिए। सो दिस इज माइग्रेशन। तो वो परमानेंटली इधर रहते हैं या फिर जब तक उनके पास इधर काम है तो वो इधर रहते हैं, फिर काम चले गया तो वो अपने रीजन में अपने गांव में फिर से चले जाते हैं। इसको बोला जाता है माइग्रेशन। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स का लाइफ साइकिल क्या है उसको डिस्क्राइब करो। तो सबसे पहले क्या करता है, बर्ड्स ले एग, बर्ड्स अपने अंडे देते हैं। दीज एग्स आर हैच्ड आफ्टर अ फ्यू डेज। फिर वो अंडे जो होते हैं उससे क्या होता है, वो उनका हैचिंग होता है, मतलब वो गर्म होते हैं और फिर वो क्या करते हैं, द स्मॉल बर्ड्स कम आउट। उसके अंदर से छोटे छोटे जो बर्ड्स हैं वो बाहर आते हैं। दे ग्रो अप इन द नेस्ट। फिर वो नेस्ट के अंदर बड़े होते हैं। आफ्टर 3 to 4 weeks दे बिकम एन अडल्ट बर्ड एंड स्टार्ट लेइंग एग्स। फिर से 3-4 हफ्ते के बाद वो एक बड़ा अडल्ट बर्ड बन जाता है। फिर वो फिर से अंडे देता है और फिर यही प्रोसेस कंटिन्यू रहती है। ओके, तो ये हो गया लाइफ साइकिल ऑफ बर्ड्स। फिर उसके बाद क्या है, देखो, गिव 2 causes ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के क्या क्या कॉजेस है बताओ, क्या कॉजेस है। देखो, फ्यूल आर बर्न्ट इन व्हीकल्स। व्हीकल्स वगैरह जो है उसके अंदर हम फ्यूल बर्न करते हैं, वो क्या करता है, विच गिव्स आउट सर्टेन पॉइजनस गैस एंड स्मोक। वो कुछ पॉइजनस गैसेस, स्मोक, इन सभी को लाता है। सो दिस इज द थिंग। फिर उसी के साथ साथ देखो, इंडस्ट्रीज लेट आउट some poisonous gases in the air। इंडस्ट्रीज से भी कुछ poisonous gases बाहर आते हैं and they all cause air pollution। ओके, फिर उसके बाद में for what purpose do we use land obtained by clearing forest। अगर हम जो फॉरेस्ट वगैरह है उसको काट के जो लैंड है उसका किस चीज के लिए यूज करते हैं, तो किस चीज के लिए यूज किया जाता है, फॉर शेल्टर, घर बनाने के लिए। फिर उसके बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए उसका यूज किया जाता है। एग्रीकल्चर, हाउसिंग, इंडस्ट्री एंड फॉर बिल्डिंग रोड्स एंड रेलवे। सबसे पहला पॉइंट। ओके, सो ये है, हमने चैप्टर में सबसे पहली चीज पढ़ी थी ना, ये वही यहाँ पे दिया हुआ है। अभी एक और क्वेश्चन देखो, गिव रीजन। गिव रीजन आप लोगों को करना है। क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट टू कंजर्व द वर्ड और कंजर्व द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द नेचर। नेचर के जो लिविंग कंपोनेंट्स है, लिविंग थिंग्स है, उनको हमें कंजर्व करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों जरूरत है, गिव रीजन। इट इज इंपॉर्टेंट टू कंजर्व द लिविंग थिंग्स ऑफ द एनवायरमेंट बिकॉज, क्यों, बिकॉज ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन इन द नेचर द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आर गेटिंग पोल्यूटेड। क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है ये सब कुछ क्या हो रहा है, पोल्यूट हो रहे हैं। सो द लिविंग थिंग्स आर आल्सो थ्रेटन। इसकी वजह से लिविंग थिंग्स को प्रॉब्लम हो रहा है। सेवरल लिविंग थिंग्स हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट। बहुत सारे लिविंग थिंग्स क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। एक्सटिंक्ट मतलब क्या, खत्म। यहाँ पे लिख देती हूं मैं, खत्म हो गए हैं। ओके, इस तरीके से। सो अभी ये हो गया, इफ वन फैक्टर ऑफ द एनवायरमेंट इज डैमेज इट डिस्टर्ब्स द एनवायरमेंटल बैलेंस। सिर्फ एक चीज भी बिगड़ गई तो पूरा की पूरा एनवायरमेंट का बैलेंस बिगड़ जाता है। ओके, तो द पर्पस ऑफ द एक्सटिंक्शन इज इंक्रीजिंग, द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट। और ये जो एक्सटिंक्शन का, जो खत्म होने का जो प्रोसेस है कि बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स जो खत्म हो गए, इनका जो नंबर है वो क्या रहा है, बहुत ही ज्यादा फास्ट अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है। दिस विल बी अ थ्रेट टू द होल लिविंग वर्ल्ड। और ये पूरे लिविंग वर्ल्ड के लिए एक थ्रेट हो सकता है। ओके, सो ये चीज हो गई। फिर उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर फॉलिंग डे बाय डे। वाइल्ड एनिमल्स जो है उनका जो नंबर है वो डिक्रीज क्यों होते जा रहा है दिन ब दिन, क्यों हो रहा है, बिकॉज फॉरेस्ट हम क्या कर रहे हैं, कट डाउन कर रहे हैं। बहुत ज्यादा अमाउंट में हम फॉरेस्ट को अगर कट डाउन कर रहे हैं तो क्या होगा, जो वाइल्ड एनिमल्स है, जो वाइल्ड एनिमल्स फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं उनको रहने के लिए जगह ही नहीं रहेगी अगर हम नंबर ऑफ फॉरेस्ट को कट कर दे तो। वही दिया हुआ है यहाँ पे, देखो, द फॉरेस्ट हैव बीन कट डाउन टू मेक प्लेसेस फॉर वेरियस रीजन फॉर मैन्स नीड। इंसानों की जरूरत के लिए हम फॉरेस्ट को कट करें।
फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड टू वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स को शेल्टर, उनका घर और उनका खाना उनको कहाँ से मिलता है? फॉरेस्ट से मिलता है। अभी अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे, इफ द प्लांट्स ऑन द अर्थ आर डिस्ट्रॉयड द नंबर ऑफ एनिमल्स ऑल्सो फॉल डे बाय डे। अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो उसके अंदर रहने वाले एनिमल्स रहेंगे क्या? नहीं, वही चीज दी है, बिकॉज ऑफ हंटिंग द पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल इज फॉलिंग। उसी के साथ साथ इंसानों के शौक इतने अलग अलग है कि उनको अभी अलग अलग टाइप के एनिमल्स खाने हैं, हंटिंग करना है, और उसकी वजह से क्या होता है? इनका जो नंबर है वो कम हो जाता है। फिर देखो ट्रू और फॉल्स क्या है? डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बायोटिक कंपोनेंट। डेड प्लांट्स जो है वो बायोटिक कंपोनेंट्स नहीं होते हैं, दे आर एबायोटिक कंपोनेंट, सो दिस इज फॉल्स। फिर उसके बाद में इट इज नेसेसरी टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, यस इट इज नेसेसरी टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। और लास्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या है? क्लासिफाई द फॉलोइंग एज नेचुरल एंड मैनमेड। आपको बताना है नेचुरल कौन सा है, मैनमेड कौन सा है। तो सबसे पहले सॉइल, सॉइल हमें कैसे मिला है? नेचर से मिला है। देखो मैं अंडरलाइन जो कर रही हूँ ना वो सारे नेचुरल रहेंगे। सो सॉइल हमें कैसे मिला है? नेचर से मिला है। फिर हॉर्स, हॉर्स हमें क्या मिला है? सॉरी, सॉइल जो है वो क्या है? मैनमेड है। फिर ये जो नेचर है, हॉर्स, हॉर्स बाय नेचर है। स्टोन क्या है? स्टोन फिर से मैनमेड है। फिर उसके बाद में वाटर हायासिंथ, ये क्या है? नेचुरल है। ओके फिर उसके बाद में बुक्स, बुक्स मैनमेड है। सनलाइट क्या है? नेचुरल है। फिर उसके बाद में डॉल्फिन नेचुरल है। पेन इंसानों ने बनाया है। चेयर भी इंसानों ने बनाई है। पानी क्या है? पानी नेचुरल सोर्स है। फिर उसके बाद में कॉटन वुल, कॉटन वुल जो है ये भी फिर से क्या है? नेचुरल चीज है। फिर उसके बाद में टेबल इंसानों ने बनाया है। पेड़ नेचर से है। एंड ब्रिक्स जो है वो क्या है? फिर से मैनमेड है। ओके इंसानों ने बनाई है। तो यहाँ पे हमारा जो ये वाला पूरा एक्सरसाइज है, ये हमने पूरा एक्सरसाइज डिस्कस कर लिया। इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस थे, जो पूरा चैप्टर था, सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अभी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, सो दैट आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। यहाँ पे बेल आइकॉन भी होगा तो वो भी दबा देना, मतलब आपको जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो चलो बाय बाय एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।